सो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम वीडियो देखने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है हार्ट एंड ब्लड। तो हार्ट एंड ब्लड से जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि आपके सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आपकी एग्जाम आने वाली है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करिए, बहुत काफ़ी रहेगा आपके लिए। हर एक टॉपिक से 50 एमसीक्यू भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो। तो हमारा पहला सवाल स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द पेरेंट विद ब्लड ग्रुप O एंड AB। तो ये चीज़ मैं दोस्तों आपको ऑलरेडी बता चुका अपने लास्ट वीडियो में। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि ब्लड ग्रुप O और AB की बात हो रही है, ओके, फादर मदर सपोज ये है तो इसके पॉसिबल चाइल्ड क्या हो सकते हैं। ओके, तो O में होता है हमारा IO और AB में होता है हमारा IA और IB। ओके, तो इससे अगर जो ये हम इसे क्रॉस जब कराएंगे दोस्तों, इसे जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ब्लड ग्रुप A आएगा और ब्लड ग्रुप B आएगा। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा ब्लड ग्रुप A एंड B। तो A एंड B को आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्रॉस करके देख लीजिए, आंसर आपको यही आएगा। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगले सवाल में आपको यहाँ पे पूछा गया है वाइट ब्लड सेल एक्ट। तो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो किसके प्रकार एक्ट करती है, ये इस सवाल में आपको यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो ये क्या करती है कि एक तरह की डिफेंस सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी क्रिएट कराती है आपके बॉडी में। ओके, तो उसका किसके कारण डिफेंस सिस्टम क्रिएट होता है दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल के कारण। तो देखिए, एज ए डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इसको आप करेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे कि आपकी बीमारी जितने सारे हो गए आपके बैक्टीरिया से, है कि नहीं, फंजाई से, ओके, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, तो ये सारे के खिलाफ ये क्या कराती है दोस्तों, ये सारे जितने प्रकार के ये क्या है, ये सारे पैथोजन है, यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं। तो ये सारे जो पैथोजन है इसके खिलाफ ये क्या प्रोवाइड करा देता है, इम्यूनिटी। ओके, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा देता है। ओके, जिसके कारण हम लड़ पाते हैं आसानी से किसी भी पैथोजन के ऊपर। ओके, तो हमारे इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी क्रिएट हो जाता है किसके कारण, WBC वाइट ब्लड सेल के कारण। तो ऑप्शन ए को ही आप यहाँ पे करेक्ट लेकर के चलेंगे। ओके, चलिए अब आगे बात आती है कि आपकी वाइट ब्लड सेल कहाँ में बनती है। तो देखिए, वाइट ब्लड सेल जो होती है आपकी WBC, हम बात करें WBC, तो WBC जो दोस्तों हमारे बनती है उन्हें हम कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, तो ये बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है, बोन मैरो में। ओके, बोन के अंदर जो बोन मैरो होते हैं उधर बनती है। ओके, चलिए, और वहीं से ये थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि WBC बोन मैरो में बनती है और WBC हमारे एक तरह का ये क्या करता है, इम्यूनिटी की तरह काम करता है, हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम क्रिएट करवा देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कहा जा रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर्ड एंड इज रिलीज व्हेन स्टोरेज अकर। एक्स्ट्रा ब्लड जो होती है वो हमारे स्प्लीन के अंदर स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो स्प्लीन जो होती है वो एक तरह का किसकी तरह काम करता है दोस्तों, ब्लड बैंक की तरह काम करता है। ओके, ब्लड बैंक। ओके, तो स्प्लीन जो हमारा है वो ब्लड बैंक की तरह काम करता है। जब हमें RBC की ज़रूरत होती है, ये क्या करती है दोस्तों, ये RBC स्टोर करती है। ठीक है, ये क्या करती है, स्टोर्स RBC। तो जब हमें RBC स्टोर्स करती है, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी के दौरान, किसके दौरान दोस्तों, इमरजेंसी के दौरान ये क्या कर देता है, हमारे बॉडी को प्रोवाइड करा देता है। कौन, स्प्लीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ये मैंने आपको पोल पे भी दी थी इस सवाल को, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल। ठीक है, कॉर्पस्कल इज अबाउट, तो रेड ब्लड सेल जो होती है हमारी उसकी एवरेज कितने होते हैं आपके सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों हम बात करें तो 115 दिन होते हैं, इसे आप याद करिएगा। ठीक है, RBC जो हम होती है हमारी RBC, ठीक है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल, रेड ब्लड सेल जो होती है 115 दिन तक अप्रॉक्सीमेटली जीती है। ठीक है, ये क्या है, अप्रोक्स है, अप्रोक्स। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली इतने दिन तक ये क्या करती है, इसकी लाइफ स्पेन इतने दिनों की है। ओके, और यही दोस्तों हम अगर जो बात कर रहे हैं तो 115 है, तो इसके आधार पे आप इसे 120 से 100 वाली कैटेगरी पे डालेंगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जिन लोगों ने पोल में ऑप्शन बी चूज़ किया था उनका आंसर सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। अब देखिए यहाँ पे, अब हम बात कर लेते हैं RBC की, तो हमने बात कर ही ली। अब हम साथ ही साथ बात कर लेते हैं WBC की। तो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट की ब्लड की जो लाइफ स्पेन होती है वो कितना होती है दोस्तों, तो ये 13.2 डेज
13.2 डेज नॉर्मली, तो कुछ WBC की दोस्तों लाइफ स्पेन 1 से 3 दिनों तक की ही होती है। ओके, तो ये बस कुछ केसेस की है, मैक्सिमम केसेस की हम बात करें तो 13.2 डेज तक हो सकती है। ओके, तो इस आधार पे आप याद रखिएगा कि एवरेज लाइफ स्पेन जो होगी हमारे रेड ब्लड सेल की वो होती है 115 दिन और वाइट ब्लड सेल की 13.2 डेज, और किसी किसी केसेस में 1.1 से 3 दिन 1 से 3 दिनों तक की होती है। ऑप्शन के आधार पे आप आंसर चूज़ कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आप देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब इसमें मैं आपको पूरा फिगर ही समझा दूंगा ताकि हार्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपको पूछा जाए तो आप उसे गलत नहीं करेंगे। इस सवाल में आपको पूछा गया है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू अरोटा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा की तरफ कौन से चैम्बर से पंप्ड होता है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो देखिए ये हमारा है यहाँ पे फिगर के अनुसार हम यहाँ पे चलेंगे। तो हमारी हार्ट की जो होती है दोस्तों, हम इसे 4 पार्ट में बांटते हैं। एक जो होती है हमारी, देखिए ये तो आपको देखने में लेफ्ट लग रहा है और ये राइट लग रहा है ना, लेकिन आप इस आधार से नहीं पढ़ेंगे। इस हार्ट की जो डायग्राम आप पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अपने ऊपर डाल करके पढ़िए, ठीक है। यानी कि इस साइड की अगर जो लेफ्ट है, लेकिन यही अगर अपने बॉडी के ऊपर डाल के देखेंगे तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से इस फिगर को पढ़ते हैं। तो इस साइड वाली राइट होती है। तो अपर पार्ट को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ऑट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कैविटी है जहाँ पे ब्लड आके स्टोर होती है, इसे हम ऑट्रियम कहते हैं, और नीचे वाले को हम वेंट्रिकल कहते हैं, जो बड़ी वाली गैप है। और यही इस साइड बात करें तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे लेफ्ट ऑट्रियम हो गई और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, यानी कि 4 पार्ट होते हैं। तो आपको इस सवाल में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर, कौन सी चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, वो ब्लड, ठीक है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की रिच ज़्यादा हो, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीजन रिच यानी कि ऑक्सीजन रिच अगर जो रहेगी कोई ब्लड तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और यही अगर जो हम बात करें ऑक्सीजन डेफिशिएट, ठीक है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन कम होगी तो इसको हम कहेंगे क्या दोस्तों, डीऑक्सीजनेटेड। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड हम कहेंगे। तो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन पूर्ण, जिसमें ऑक्सीजन कम हो उसको हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि गंदा खून। ओके, और ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा हो। अब देखिए इस फिगर की तरफ आप जब ध्यान देंगे तो हमारा हार्ट किस प्रकार से काम करता है, अब आप इसे समझ जाइए। तो देखिए सबसे पहला पार्ट आता है दोस्तों सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। तो सुपेरियर वेना कावा ये बॉडी के अपर पार्ट से, ठीक है, ये बॉडी के आपके ऊपरी हिस्सा से ब्लड लाता है, ठीक है। और ये आपकी बॉडी के निचले हिस्से से यहाँ से ब्लड लाता है। और ये ब्लड आती है, यहाँ से भी आती है, ये बॉडी के सारे हिस्से से ब्लड आएंगे। यहाँ पे देखिए ब्लड इस प्रकार से आ रही है, यहाँ पर ब्लड आपको दिख रहा है, ब्लड आकर के यहाँ पे थोड़ी देर तक स्टोर होती है। तो इस पार्ट में जहाँ ब्लड स्टोर हुई इसे हम क्या कहें दोस्तों, राइट ऑट्रियम कहें। और ब्लड कहाँ से आई है, ब्लड आई है हमारे यहाँ से वेना कावा से। ओके, तो यहाँ से आई, फिर यहाँ से देखिए एक पैसेज बनाया गया है, यहाँ से ये आ जाती है, एंटर कर जाती है दोस्तों कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। अब जब राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे खून आ जाती है, ब्लड यहाँ पे जब आ जाती है तो ये ब्लड जो दोस्तों आए ना, ये ब्लड किस फॉर्म में आती है, ये ब्लड जो यहाँ पे घुसती है बॉडी से, यहाँ पे जो हमारे राइट ऑट्रियम में जो ब्लड घुस रही है, ये जो ब्लड रहती है दोस्तों इसके हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि गंदा खून, ठीक है। गंदा खून यहाँ से आता है। फिर ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो यहाँ से एक नई आर्टरी गई है, इस आर्टरी का नाम दोस्तों क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से ये ले आती है। यहाँ से आप जो देख रहे हैं, एक रास्ता जो देख रहे हैं, ये जो जा रही है, ये आपको कहाँ पे ले आता है दोस्तों, ये आपको लंग्स पे ले आता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इस ऑक्सीजन, ये वाली जो ब्लड होती है इसे लंग्स की तरफ ले जाती है। तो लंग्स की तरफ जाती है, लंग्स के पास क्या होता है दोस्तों, लंग्स इस प्रकार से होता है। आपको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते थे। तो जब हम ऑक्सीजन यहाँ से लेते हैं दोस्तों, तो ये यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड गंदा खून यहाँ से जाता है, लंग्स में जाती है। लंग्स में जाने के बाद आपको पता है, लंग्स हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे ब्लड क्या करती है, ऑक्सीजन ले लेती है। ओके, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेती है
यहाँ से ऑक्सीजन ले लेती है और यहाँ से देखिए सेम यही पास यहाँ पे एक और पाथ गई है, ये इस साइड वाले लंग्स में चली जाएगी। ठीक है, ये क्या करेगी, इस साइड वाले लंग्स में चली जाएगी। यही काम दोनों में होता है दोस्तों। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजन यहाँ से ले लेता है, उसके बाद ये क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड बन जाता है और यही यहाँ से घुस रहा है, यहाँ से घुस रही है। ओके, और ये देखिए यहाँ से घुस रही है, यही वाली ब्लड जो होगी ये इस प्रकार से यहाँ से घुसेगी और इस वाली जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो पल्मोनरी वेन से कौन सी ब्लड जाएगी दोस्तों, अब ये ब्लड ऑक्सीजन ले चुकी है, अब ये क्या बन चुकी है, अब ये बन चुकी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बन चुकी है जिसमें ऑक्सीजन रीच हो गई। तो यही आपके यहाँ पे लेफ्ट ऑट्रियम में आती है, ऑट्रियम से फिर यहाँ से क्या जाती है दोस्तों, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है और यही लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से फिर वापस चली जाती है। और ये जो पार्ट होता है दोस्तों, ये आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट यानी कि अरोटा, ये वाली पार्ट को अरोटा कहते हैं। यहाँ से ब्लड जाती है और यहीं से आपके सारे बॉडी के सारे हिस्से में क्या मिलता है दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है आपके बॉडी के सारे हिस्से में। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे समझनी थी। ओके, अब कोई भी सवाल आपको पूछा जाएगा आप समझ जाएंगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लीजिए, उसके बाद इसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ह्यूमन हार्ट is the oxygenated blood, देखिए which of the following chamber of human heart is the oxygenated blood pumped into aorta। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अरोटा में किसने पंप किया, ये आपकी अरोटा है, ये आपकी अरोटा यहाँ से आ रही है, अरोटा में किसने पंप किया दोस्तों, तो इसका नाम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चैम्बर है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल को करेक्ट करेंगे आंसर को। ओके, तो इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की अब सवाल आपको यहाँ पे पूछी जाएगी तो आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। आगे इसी प्रकार के और सवाल हम देखने वाले, तो आगे हम बात कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल आपको पूछा गया है, इफ़ द रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ ए पर्सन डिक्रीजेज हीज हर ब्लड प्रेशर विल बी। अब देखिए बहुत ही आसान सा यहाँ पे आपको सवाल यहाँ पे पूछ दिया गया है, अगर जो ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड की ये वेसल है, सपोज कि ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल पहले थी, इसकी डायमीटर मान लेते हैं हम 2D हो गई। अब यही ब्लड वेसल अब आपकी क्या बताया जा रहा है दोस्तों, ये ब्लड वेसल आपकी क्या हो गई है, पतली हो गई है। अब इसका डायमीटर क्या हो गया, D हो गया, यानी कि 1D हो गया। बस समझने के लिए आप समझिए, आपकी ब्लड वेसल है। तो आपको कहा जाए कि रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ ए पर्सन डिक्रीजेज, अगर जो इसकी रेडियस पहले ज़्यादा थी अब इसकी रेडियस कम हो गई तो उसके ब्लड प्रेशर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब भी यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या होगी, ब्लड बहुत ही आसानी से फ्लो कर पा रही होगी। ये अगर जो यहाँ पे जो ये वेसल भरी है तो ब्लड बहुत ही आसानी से पार कर पा रही होगी। और यही वेसल अगर जो छोटी हो जाएगी तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ से ब्लड अच्छे से पास नहीं कर पाएगा, और जब पास नहीं कर पाएगा ब्लड अच्छे से तो उसी केस में क्या हो जाता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो ये क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों, किस चीज को, रेडियस ऑफ ब्लड वेसल। इस फार्मूला से हम क्या समझते हैं दोस्तों, इस फार्मूला से हम ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा रेडियस बढ़ते जाएगी, जितने ज़्यादा यहाँ पे रेडियस बढ़ते जाएगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा दोस्तों, उतना ही कम होते जाएगा। क्लियर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो अच्छे से समझते होंगे। तो इसी प्रकार से इसकी आंसर आप बना लीजिएगा। ओके, तो ऑप्शन ए को हमने यहाँ पे करेक्ट बना लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए इस सवाल में आपको पूछा गया है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रिफर्ड एज। अगर जो ह्यूमन बॉडी में इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होगी तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, तो उस कंडीशन को दोस्तों क्या कहा जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है स्केमिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे करेक्ट करेगा। क्या है, स्केमिया। स्केमिया एक ऐसी कंडीशन होती है, क्या होती है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड की सप्लाई रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। किस चीज़ में, ब्लड की सप्लाई, ब्लड सप्लाई किस जगह में, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उसके ब्लड सप्लाई में दोस्तों क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। उसके कारण हमारे क्या हो जाता है, टिश्यू में सेलुलर मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाती है, उसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ओके, ऑक्सीजन पूर्ण हो जाता है उस टिश्यू के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे टिश्यू को अलाइव रखने के लिए। अगर जो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी, तो इस प्रकार से आपकी स्किन हो जाएगी और इस कंडीशन को हम स्केमिया कहते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, मिनरल इम्प्योरिटीज़ इन ब्लड आर रिमूव्ड बाय। ठीक है, जितने सारे मिनरल इम्प्योरिटीज़ होते हैं हमारे ब्लड में, उसे कौन रिमूव करता है, इस सवाल में आपको ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, जो हमारी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, किडनी। तो किडनी क्या करता है दोस्तों, फिल्ट्रेशन का काम करता है। ओके, तो ये इसकी क्या होती है, बीन शेप्ड, और इसके ऊपर में क्या लगा रहता है, एड्रेनल ग्लैंड लगा रहता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हो गया।
तो किडनी आप जान गए, ये जितने सारे मिनरल होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होते हैं, उसको क्या करता है दोस्तों, रिमूव करता है, ठीक है। और ये साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ को रिमूव करता है, जैसे कि आपकी एसिड हो गई, इट रिमूव्स एसिड हो गए आपके, ठीक है। एसिड हो गए, वाटर, साल्ट्स, मिनरल्स। तो मिनरल्स में कितने प्रकार के मिनरल को ये कर पाता है दोस्तों, सोडियम को कर पाता होगा, ठीक है, सोडियम को कर पाता होगा, कैल्शियम को, फॉस्फोरस को और पोटासियम इन ब्लड। तो ये सारी चीज़ जो आपके ब्लड में होती है उसको क्या कर देता है दोस्तों, किडनी प्यूरिफाई कर देती है, ओके। तो किडनी का काम है ब्लड के अंदर जितने सारे मिनरल होते हैं उस इम्प्योरिटी को प्यूरिफाई करना काम होता है। जैसे कि हम जानते हैं किडनी को हम एक तरह की फिल्टर की तरह मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ब्लड ग्रुप इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल। कौन से दिए गए ऑप्शन है जिसमें से ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल हो सकती है। तो ए डोनर रहेगा, तो ए डोनर है, यानी कि रिसिपेंट कौन है, ओ है, और यहाँ पे ए है, और यहाँ पे ए भी है, और यहाँ पे ओ है। कहा जा रहा है आपको क्या ए इसको ब्लड दे सकता है। तो ए के पास क्या होता है दोस्तों, आई ओ और आई ए होता है। तो आपको पता है ए ओ को कभी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ए ओ को कभी नहीं दे सकता। आगे बात आती है बी, क्या बी ए को दे सकता है। जी नहीं दोस्तों, ये दूसरे के एंटी है, एक दूसरे के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है, तो ये तो और भी नहीं दे सकता है। आगे बात आती है दोस्तों ए बी की, ए बी क्यों, तो क्या ए बी को दे सकता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे कि ओ को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ए बी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यानी कि किसी प्रकार के ब्लड ग्रुप को ये ले सकती है, ठीक है। तो यही इसी केस पे हम ऑप्शन सी को यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड केस में क्या देगा दोस्तों, ए बी क्या ओ को दे सकता है। तो ओ यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, ए बी यहाँ पे डोनर है, ठीक है। तो ओ क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर है, एक्सेप्टर नहीं है। यूनिवर्सल डोनर है, एक्सेप्टर नहीं है, ओके। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो यही हमारे ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों ए भी हमारी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया आपको, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड की पीएच क्या होती है, ओके। तो ह्यूमन ब्लड की पीएच दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा, 7.4 होती है। इसे आप रट लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है, इन ह्यूमन बॉडी द रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन, ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, ये आपको सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो आरबीसी जो होती है दोस्तों रेड बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो। तो इस आधार पे आप ऑप्शन 4 को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रेड बोन मैरो में बनती है, ओके, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, ब्लड की अगर जो हम बात करें, ठीक है, ब्लड की अगर जो हम बात करें तो ब्लड के अंदर हमें दोस्तों 45% क्या मिल जाती है, आरबीसी मिलते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल मिलते हैं। साथ ही साथ हमें दोस्तों यहाँ पे 1% या उससे भी कम, ठीक है, 1% या उससे भी कम क्या मिल जाती है दोस्तों, WBC, ओके। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या मिल जाती है दोस्तों, 55% जो हमें क्या मिलती है, प्लाज्मा, ठीक है। 55% क्या मिल जाती है, प्लाज्मा। और यही 55% प्लाज्मा में अगर जो हम यही प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा में दोस्तों 92% क्या होती है, आपकी वाटर होती है। 90 से 92% वाटर होता है, बाकी यहाँ पे आपके ये आपके 8% तक की सॉलिड होते हैं, क्लियर है। चलिए ये थोड़ी बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच इज़ द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन द ब्लड। ब्लड में एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस क्या होती है, यानी कि ब्लड को क्लॉट ना होने दे, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ब्लड को क्लॉट ना होने दे। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम सारे ऑप्शन के लिए स्पेशली पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या पता इससे रिलेटेड आपको और सवाल पूछे जाए। सबसे पहला बात आता है दोस्तों फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन दोस्तों क्या होती है, इसमें इसको हम फैक्टर ए बोलते हैं, ठीक है, फैक्टर 1 बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 1 कहते हैं। तो फाइब्रिनोजेन दोस्तों क्या है, एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये, ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये एक तरह का क्या है दोस्तों, प्रोटीन है, जो कि किस में बनता है दोस्तों, ये आपके लीवर में बनता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, मेड इन लीवर, तो ये आपके लीवर पे बन गए, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या हम यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, देखिए जब भी आपको थोड़ी सी इंजरी होती है तो फाइब्रिन क्या करती है दोस्तों, फाइब्रिन ब्लड क्लॉट करवा देती है, ठीक है, क्लियर है। फाइब्रिन क्या करती है दोस्तों, फाइब्रिनोजेन क्या करती है, फाइब्रिन जो होती है आपकी यहाँ पे, हम यहाँ पे जैसे कि देख लेते हैं फाइब्रिनोजेन, ठीक है,
फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन दोस्तों क्या करती है, ये कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन प्रोटीन में। तो फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है किसके प्रेजेंस में दोस्तों, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में क्या हो जाती है दोस्तों, कन्वर्ट हो जाती है। और यही फाइब्रिन दोस्तों क्या करती है, फाइब्रिन ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। यही फाइब्रिन आपकी ब्लड क्लोट में क्या करती है, हेल्प करती है। क्लियर है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ आइएगा। फाइब्रिनोजेन आप समझ चुके हैं, थ्रोम्बिन भी आप समझ चुके हैं कि थ्रोम्बिन की यूज़ क्या होती है दोस्तों। एक तरह का हम इसे क्या करते हैं, थ्रोम्बिन को हम एक तरह से कोगुलेशन फैक्टर 2 बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोगुलेशन। तो कोगुलेशन फैक्टर 2 आपकी थ्रोम्बिन हो गई। फाइब्रिनोजेन क्या हो गई दोस्तों, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि आपके लीवर के अंदर बनती है। ये थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है और यही फाइब्रिन आपके ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। ठीक है, यही फाइब्रिन क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ग्लोबिन की। तो ग्लोबिन क्या है, ये एक तरह की दोस्तों क्या है, हेमे प्रोटीन है। ये क्या है, हेमे प्रोटीन है। ओके, ठीक है, जो कि क्या करती है दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है, बाइंड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाती है और क्या करती है, साथ ही साथ आपकी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टिंग में मदद करती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हेपेरिन। ठीक है, तो हेपेरिन क्या है दोस्तों, ये एक एंटीकोगुलेंट है। हेपेरिन ही दोस्तों क्या है, एंटीकोगुलेंट यही है दोस्तों। ठीक है, यानी कि यही आपकी कोगुलेशन करने दे देती है। यानी कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट होने में यही क्या करती है दोस्तों, प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉट होने से। इसको हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। किसको दोस्तों, हेपेरिन को। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीकोगुलेंट तो आप जान गए, हेपेरिन हो गई। साथ ही साथ आपको पता करना पड़ेगा दोस्तों कि कोगुलेंट फैक्टर कौन होती है, तो दोस्तों फाइब्रिनोजेन यानी कि फाइब्रिन। यही फाइब्रिन को हम यूज़ करते हैं ब्लड क्लोटिंग में। ओके, और थ्रोम्बिन क्या है दोस्तों, ये एक तरह का कैटलिस्ट है जो कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवा देती है। तो अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। व्हाट वेसल कैरीज द वेनस ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ये ऐसी कौन सी वेसल है जो कि वेनस ब्लड को क्या करती है दोस्तों, लंग्स के तरफ ले जाती है। किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। यानी कि ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स की तरफ ले जा रही है, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स की तरफ ले जा रही है। ऐसी कौन सी है, तो जैसे कि हम जानते हैं ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, ये आपकी राइट एट्रियम हो गई। यहाँ पे आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, फिर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आती है, फिर यहाँ से दोस्तों क्या करती है, लंग्स के यहाँ पे जाएगी और फिर दो हिस्से में बढ़ जाएगी। एक राइट वाले लंग्स पे चले जाएगी, एक लेफ्ट वाले लंग्स पे चले जाएंगे। तो ये वाली जो वेन हो गई दोस्तों, इस वेन को हम क्या कहते हैं, इस वाले जो पार्ट होती है, ये जो वेजल हो गई, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरीज क्या कर रही है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आपकी ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है और लंग्स के ऊपर ले जा रही है। सिंपल सी बात है, लंग्स की तरफ कोई भी अगर जो ब्लड जा रही होगी तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ब्लड जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है दोस्तों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रही है। और ये वाली जो वेसल, इस वेसल का क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरीज। तो फट से पल्मोनरी आर्टरीज को करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यही वेनस ब्लड है, यही वेसल है जो कि आपके लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए ले जा रही है। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है दोस्तों, यहीं पे होता है। यही ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर से आपकी ये क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इसे ले जाती है आपके लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और यहीं पे राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी। यही लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से आपकी ऑरोटा में गई, ऑरोटा से आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में चले जाती है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो व्हाट हैपन टू द ब्लड सर्कुलेशन, उसके ब्लड सर्कुलेशन में क्या होती है, ये आपके सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, जितने सारे यहाँ पे लीवर के अंदर यहाँ पे हम देखने को मिलती है, जितने सारे ब्रेकडाउन होते हैं वेस्ट की, जितने सारे लीवर के अंदर ब्रेकडाउन होती है, वो सारे की क्या करती है दोस्तों, वो सारे प्रोडक्ट को क्या करती है, वो सारे वेस्ट के फॉर्म में आपकी ब्लड कैरी करती है। क्लियर है, ब्लड कैरीज वेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। कि एक प्रोटीन यहाँ पे प्रोड्यूस करा देती है जो कि इस वेस्ट को क्या करने में मदद करता है दोस्तों, ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन के लिए एक प्रोटीन प्रोड्यूस कराते हैं, उस प्रोटीन का नाम है दोस्तों बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीरुबिन। तो ये बिलीरुबिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है आपकी, अगर जो चाइल्ड की बात की जाए या फिर सब में बात किया जाए, खास करके जो न्यू बॉर्न बेबी है। ठीक है, तो जो आपके न्यू बॉर्न बेबी है,
ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी में यही बिलीरुबिन अगर जो प्रोटीन आती है, ठीक है, यही प्रोटीन अगर जो आती है तो बहुत अच्छी बात है। और यही प्रोटीन की दोस्तों जब कमी हो जाती है तो यही सारे जितने सारे वेस्ट होते हैं, ठीक है, जितने सारे वेस्ट होते हैं आपके लीवर में, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है। बिलीरुबिन अगर जो प्रोड्यूस नहीं हो पाती है तो इसे क्या कर देता है दोस्तों, ये इसकी वेस्ट को क्या ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है। यही ब्रेक डाउन नहीं करने के कारण यहाँ पे लीवर पे हमें न्यू बॉर्न बेबी में आपने सुना होगा नए नए बच्चे जो होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, जॉन्डिस का शिकायत जो आती है, ठीक है, जो जॉन्डिस की शिकायत आती है वो यही कारण है। यही कारण है कि न्यू बॉर्न बेबी में जॉन्डिस हो जाती है, न्यू बॉर्न बेबी जॉन्डिस। तो यही वो कारण है दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया कि लीवर, ठीक है, लीवर में बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं, ब्लड कैरी करती है वो सारे वेस्ट को। ओके, तो अगर जो यही इसी दौरान में क्या होता है दोस्तों, बिलीरुबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि इस वेस्ट को ब्रेक डाउन करवाती है। तो ये प्रोटीन अगर जो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, ये प्रोटीन अगर जो अच्छे से नहीं आ पाती है, ये प्रोटीन अगर जो प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है लीवर के थ्रू, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाती है, इस वेस्ट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, इस वेस्ट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, तो वही बेबी में हमें जॉन्डिस देखने को मिल जाती है। क्योंकि जॉन्डिस मतलब आप समझ रहे हैं, लीवर अच्छे से काम करना वहाँ पे थोड़ी सी बंद कर देती है, यही कारण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हार्ट बीट। हार्ट बीट के लिए अप्रोक्सीमेट टाइम कितनी होती है। हाँ, हमारे 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में आप देखिए कि आपकी हार्ट कितने बार बीट करती है। तो 60 सेकंड में, ठीक है, हम बात करें 60 सेकंड में आपकी हार्ट कम से कम 60 से लेकर के 72 टाइम बीट करेगी। 60 से लेकर के 72 टाइम बीट करेगी तो ही आपकी हार्ट क्या है दोस्तों, नॉर्मल है। क्लियर है। तो 60 सेकंड में 60 बार, तो 1 सेकंड में कितने दोस्तों, 1 सेकंड में कितना बार करेगा, 1 से लेकर के और जो 72 से हम जो डिवाइड करेंगे तो 0.8 तक आप इसे ले सकते हैं। एक बार बीट करेगा तो इतना टाइम लगा सकते हैं। क्लियर है। यानी कि 1 सेकंड की आप अप्रोक्सीमेशन लेकर के चलिए कि एक हार्ट बीट इसकी 1 सेकंड में आएगी। तो इसी आधार पे जो दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे, ऑप्शन 2 को सॉल्व करेंगे, चूज करेंगे, क्योंकि ये 1 सेकंड के करीब है। क्योंकि 60 से लेकर के 72 टाइम बीट करता है। ठीक है, तो एक टाइम में कितना बीट करेगा दोस्तों, 60 से आप क्या करेंगे, 72 को डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं, तो आपके पास कुछ इसी आसपास आ जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों हार्ट की जो हमारी साउंड होती है, हार्ट की जो साउंड होती है जिससे आप धक धक करने लगा जो कहते हो, तो धक धक हम हिंदी में इसको दोस्तों धक धक कहते हैं, कि नहीं, हिंदी में हम इसे धक धक पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम जानेंगे तो इसकी साउंड को लब डब कहा जाता है, लब डब। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया है वेंट्रिकल्स आर रिलेटेड टू। आपकी जो वेंट्रिकल्स होती है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अभी हमने हार्ट में दोस्तों देखा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, और साथ ही साथ दोस्तों आपके ब्रेन की ये जो पोर्शन हुई ना, इसको लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो पोर्शन होती है बोथ साइड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में आपके ब्रेन में ये लेटरल व्यू है, ये एंटेरियर व्यू है। ठीक है, तो इसमें आपके लेटरल वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको वेंट्रिकल देखने को मिलती है। तो वेंट्रिकल्स आर रिलेटेड टू, जब पूछा जाएगा तो हार्ट और ब्रेन यहाँ पे दिया गया है, तो बोथ को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों में हमें देखने को मिल जाती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा गया है यूनिवर्सल रिसीवर कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। यूनिवर्सल रिसीव किस किस से ब्लड ले सकती है। यूनिवर्सल रिसीवर दोस्तों हम किसी को कहते हैं, एबी को कहते हैं। तो एबी किससे ब्लड ले सकता है दोस्तों, हमने देखा कि एबी यूनिवर्सल रिसीवर है। यूनिवर्सल रिसीवर क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि ये सबसे लेता होगा। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ, ए, बी और ए बी, तो ऑप्शन 4 को यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया है पल्मोनरी आर्टरीज कैरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या को कैरी करती है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे सिखा था दोस्तों वेना कावा से ब्लड आती है, कौन सी, ऑक्सीजन डेफिशिएंट यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आती है। राइट ऑट्रियम में आती है, राइट ऑट्रियम से दोस्तों आपके कहाँ जाती है, राइट वेंट्रिकल में जाती है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाती है दोस्तों, पल्मोनरी। यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे लेकर के क्या कर देती है, ये आपके लंग्स में ब्लड को लेकर के चली जाती है। ठीक है, लंग्स की फिगर कुछ इसी प्रकार से होती है ना, तो लंग्स में लेकर के चली जाती है। इसका नाम क्या होता है दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या ले गई दोस्तों, ये तो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि अभी तक लंग्स तक ये गई नहीं, इस साइड जा ही रही है अभी, है कि नहीं। तो पल्मोनरी आर्टरीज को आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है। कहाँ लेकर के जा रही है दोस्तों, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स, इम्प्योर ब्लड टू लंग्स। तो देखिए ये क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड को कहाँ ले जा रही है दोस्तों, लंग्स की तरफ ले जा रही है।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारी करेक्ट हो जाएगी। यही दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी है। यही आपको अगर जो पल्मोनरी वेन कहा जाता है तो आप क्या करेक्ट आंसर करते हैं? तो पल्मोनरी वेन अगर जो आपको कहा जाता है तो हमने वहाँ पे पढ़ा है दोस्तों, लंग्स में जब भी ब्लड आती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है? ऑक्सीजनेशन हो जाती है। ऑक्सीजनेशन हो जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है दोस्तों? जब भी आती है तो वो क्या करती है? यहाँ से आकर के सीधा आपकी लेफ्ट ऑट्रियम में आती है ब्लड, फिर लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या करती है दोस्तों? एरोटा में चले जाती है। एरोटा से क्या करती है? सारे डिफरेंट पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ जितने आपके बॉडी के पार्ट है, बॉडी के पार्ट में चला जाता है। यही हम ये तो डायग्राम पे समझ रहे हैं, ठीक है नहीं? बस डायग्राम को दोस्तों आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि वेन की केस में अगर जो करेक्ट आंसर होता है तो क्या हम कहते हैं कि लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे क्या हम कहेंगे? प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल, यही लिखते हैं ना। तो ये सारी चीज़ दोस्तों दिमाग में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये जो दोस्तों मैंने यहाँ पे बनाया है इसको आप कंफ्यूज मत करिए कि मैं क्या बनाऊँ। ये मैं दोस्तों हार्ट के 4 पार्ट सोच करके बनाऊँ। आप याद भी दोस्तों इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। 4 पार्ट हार्ट के बना लीजिए। राइट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से आपकी गंदी खून आई, ठीक है, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आई, इम्प्योर ब्लड आई, यहाँ से आई, यहाँ पे गई। यहाँ से आने के बाद दोस्तों ये क्या करती है? सीधे लंग्स में चले जाती है। ये दोनों में नहीं जाती, सीधे लंग्स में चले जाती है। तो इस वाले वेन का जो नाम हो गया, ये क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरी हो गया। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे आपकी क्या कर दी दोस्तों? लंग्स पे ले आया, लंग्स से अब फिर यहाँ पे इस पे जाएगी। तो लंग्स से यहाँ पे क्या जाएगी दोस्तों? अब ऑक्सीजन रिच यानी कि प्योर ब्लड जाएगी। और इस वाले जो वेन होती है, ये वाली जो ब्लड वेसल होती है, इसको हम पल्मोनरी वेन कहेंगे, इसको हम पल्मोनरी वेन कहेंगे, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी करेंगे। दूसरे साइड भी जस्ट यही केस चलता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके सारे बॉडी पार्ट में चला जाता है। कहाँ से होते हुए? ऑरोटा से, ठीक है, ऑरोटा से होते हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा आयन है दोस्तों जो कि सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है? ये आपको सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो आयंस की दोस्तों बहुत अच्छी रोल है ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है। आयंस की बहुत अच्छी रोल है ब्लड क्लोटिंग में। तो कैल्शियम आयन दोस्तों खास करके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे फंक्शन होती है इसकी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम आयन की बहुत सारी फंक्शन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है दोस्तों कैल्शियम की, ठीक है। तो कैल्शियम आयन ये दोस्तों क्या करती है? कैल्शियम आयन आपकी जो मैंने आपको बताया फाइब्रिनोजेन क्या करता है दोस्तों? थ्रोम्बिन प्रोटीन के मदद से इसको क्या बना देता है? फाइब्रिन बना देता है। और यही फाइब्रिन दोस्तों क्या करता है? ब्लड क्लोट में हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड क्लोट यानी कि यही ब्लड क्लोट करवाता है। थ्रोम्बिन क्या है? ये क्लोटिंग फैक्टर है। ये क्या है? फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर है। और ये फाइब्रिन क्या है दोस्तों? यही प्रोटीन है जो कि आपकी क्या होती है? ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। तो यही फाइब्रिन प्रोटीन के साथ दोस्तों कैल्शियम आयन मिलती है, ठीक है। कैल्शियम आयन मिलती है तभी यहाँ पे ब्लड क्लोट हो पाता है। और देखिए साथ ही साथ कैल्शियम आयन होता है दोस्तों, ये आपकी कौन सी एक और विटामिन होती है, विटामिन के, इसकी मदद से ब्लड क्लोटिंग करवा पाता है। तो ये सारे चीज़ है दोस्तों, ये जो चीज़ है यही चीज़ आपके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है। यही सारी चीज़ आपके ब्लड क्लोटिंग में देखने को मिलता है। फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन प्रोटीन की मदद से फाइब्रिन बना देता है। फाइब्रिन क्या है दोस्तों? एक प्रोटीन है जो कि कैल्शियम आयन साथ ही साथ विटामिन के की मदद से ब्लड क्लोटिंग कर पाता है। सवाल पूछा जा रहा है आपको, व्हाट इज द कंडीशन इन विच हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ऐसा कौन सा कंडीशन आपको ये सवाल में पूछा जा रहा है? तो दोस्तों इस कंडीशन को हम दोस्तों हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है। हार्ट फेलियर कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? ये एक तरह की क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। क्या ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन है जिसमें क्या होती है दोस्तों? आपकी हार्ट की जो मसल होती है वो ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाती है, ठीक है। यानी कि ब्लड जो होती है, जितने इंसान के बॉडी को ब्लड की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। और ब्लड और ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड यानी कि हार्ट इस केस में क्या हो पाता है दोस्तों? अगर जो ब्लड और ऑक्सीजन सही से ना मिल पाए तो यहाँ पे हार्ट जो होती है दोस्तों, ठीक है, हार्ट क्या करती है? अपनी वर्कलोड को नहीं ले पाती है, ठीक है। वर्कलोड जो हार्ट के ऊपर होती है, हार्ट की वर्कलोड आप जानते हैं बॉडी में डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में हार्ट का काम क्या होता है दोस्तों? ब्लड को पंप करना। तो इसकी वर्कलोड दोस्तों यहाँ पे बहुत हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी मसल इसको अलाउ नहीं करती है कि ब्लड को अच्छे से पंप कर पाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्लियर है?
नेक्स्ट सवाल देखिए, एट विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। तो जितने सारे फूड होते हैं, ठीक है, जितने सारे फूड हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट जो होती है हमारे बॉडी में, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। और मेजोरिटी की अगर जो हम बात करें, जैसे कि आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी हमें 3 पार्ट देखने को मिल जाती है। तो 3 पार्ट में से दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी की अगर जो हम बात करें मेजोरिटी, तो मेजोरिटी जो हमारी एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ होती है, इसके बारे में हम बात करें, क्योंकि आंसर जो हमारे यहाँ पे बनेगा उसी आधार पे बनेगा। तो एब्जॉर्ब जो दोस्ती होती है सबसे ज़्यादा होता है जियोजेनम में, यानी कि ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। एक और सवाल यहाँ आपको पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है। तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अगर जो आपको पूछा जाएगा तो उस केस में आप याद रखिएगा दोस्तों 6 से 7 मीटर लंबी होती है आपकी क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ। और मेजोरिटी जो होती है दोस्तों, मेजोरिटी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारे फूड एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्टेड फूड, सारे मिनरल वहीं पे एब्जॉर्ब होते हैं, न्यूट्रिएंट सारे यहीं पे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और इंटेस्टाइन की अंदर की अगर हम बात करें तो मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो आपके जियोजेनम में, यानी कि ऑप्शन 3, ठीक है, जियोजेनम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है डाइजेस्टेड फूड। तो देखिए अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम इंजेक्टेबल मटेरियल मेडिसिन विथ नॉन रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव बाय इंजेक्टिंग इट इनटू द। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल, यानी कि जो हम इंजेक्शन, सिंपली बात में आप यहाँ पे याद रखें दोस्तों, जो हम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, जो हम इंजेक्शन देते हैं दोस्तों, तो ये हमें बॉडी के कौन से ऐसी पार्ट में देना चाहिए जो कि सबसे फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए हमारे बॉडी में सब तरफ में, ऐसी कौन सी जगह में देना चाहिए आपको सवाल में पूछा गया। तो ऑप्शन में दिया गया आपको दोस्तों मसल, वेन, आर्टरी और लिम्फ, ठीक है, मसल, वेन्स, आर्टरी और लिम्फ यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे चूज करनी है सबसे करेक्ट आंसर। तो दोस्तों सबसे पहला बात आप यहाँ पे 2 बात यहाँ पे समझ जाइए दोस्तों, ठीक है, 2 बात यहाँ पे समझ जाइए। एक होती है दोस्तों आर्टरी, आर्टरीज, एक होती है आपकी वेन। दोनों के बीच में आप फ़र्क समझ लीजिए। आर्टरीज क्या होती है दोस्तों, ये आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल होती है, ऐसी ब्लड वेसल होती है जो कि क्या कैरी करती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या कैरी करती है दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यही हम बात करें वेन, तो ये एक ऐसी ब्लड वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हो। तो यहाँ पे अब दोस्तों बात आती है कि आपकी हार्ट के बारे में बात आती है, क्योंकि सारे ब्लड को पंप, अब ब्लड में ही तो आप इसे डालेंगे ना, तो ब्लड में जब डालेंगे तो आपके बॉडी में सबसे फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा दोस्तों, जब आप वेन के अंदर इंजेक्शन करोगे। जब वेन के अंदर इंजेक्शन दोगे तो आपके बॉडी के सारे पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, सारे पार्ट में आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी हार्ट के डायग्राम में पढ़ा था कि हमारा राइट पार्ट जो होती है उसमें दोस्तों क्या होती है, आपकी राइट ऑट्रियम, फिर आती है राइट वेंट्रिकल, ठीक है, आपके हार्ट की 4 पार्ट होती है ना, तो राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, ये जो ब्लड आ रही है दोस्तों जो राइट साइड में आती है, इसमें क्या आती है दोस्तों, इसमें आती है हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है कि नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। यही ब्लड तो लेकर के हम फिर वापस क्या करते हैं दोस्तों, लंग्स में ले जाते हैं, यही ब्लड लाते, फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है, फिर यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे जाती है। इस वाले पार्ट के नाम दोस्तों क्या आती है, पल्मोनरी आर्टरीज होती है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि इसकी आर्टरीज नाम है, तो ये यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कैरी कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये वहाँ पे पल्मोनरी है, ये एक्सेप्शन चीज़ है, इसके आप बस हार्ट के डायग्राम में ही याद करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको ये समझना है कि वेन के अंदर जो हम डालेंगे दोस्तों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन के अंदर हम डालेंगे, ठीक है, वेन क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्लियर है? तो यही चीज़ आपको समझनी थी कि हम इसमें डालेंगे, ये क्या है दोस्तों, ये वेन है, ठीक है, ये वेन है, वेन में हम डालेंगे तो ब्लड हमारी बहुत ही आसानी से सारे तरफ चले जाएगा। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपके जो हाथ में जो जहाँ पे इंजेक्शन डाला जाता है दोस्तों, उस पार्ट का नाम क्या है दोस्तों, आपकी हाथ, आपकी ये जो हाथ होती है, यहाँ पर भी कभी कभी एक बाना जाता है ना, जिससे आप इंजेक्शन लेवाते हो जब बहुत दिन तक एडमिट रहते हो। तो ये वाली पार्ट जो रहती है दोस्तों, यहाँ पे आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी वेन होती है, ठीक है, तो वेन में डाला जाता है। तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है, इस इंजेक्शन का नाम होता है दोस्तों इंट्रावेनस इंजेक्शन, ठीक है।
तो इसको हम नाम ही देते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन। क्लियर है? तो वेन पे ये डली जाती है इंट्रावेनस इंजेक्शन, इसे हम क्या देते हैं दोस्तों, वेन में देते हैं। क्लियर है? ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ताकि हार्ट में जाए और सारे पार्ट में पंप हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी कि जो आपकी ब्लड की जो प्लाज्मा होती है, ब्लड प्लाज्मा में मैंने आपको बताया था कि 90 से लेकर के 92% आपके क्या होते हैं दोस्तों, वाटर होते हैं। ठीक है? और 10 से लेकर के 8% आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो आंसर आप क्या चूज़ करेंगे, 90%। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैन डज नॉट कैरी डीऑक्सीजनेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग वैन डज नॉट कैरी डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ऐसा वैन है यहाँ पे दिया गया है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती। तो दोस्तों इसके आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है इसका आंसर। ओके, मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना पढ़ते हो और कितना समझे हो आज की हमारी ये लेक्चर को। ओके, व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है, स्फैग्मेनोमीटर। ठीक है? तो दोस्तों बस ये थी आज की हमारे वीडियो में, हमने एक पार्ट देख लिया, एक पार्ट हम बाद में देख लेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, और जो मैंने आंसर आपको दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए उससे आप ज़रूर कमेंट करेगा।